So, morning everyone. Starting the product of today, Sri Cyber Suraksha Insurance Policy. So, friends, you are aware this policy was launched in the last month only. There is a new product, and recently this has been launched in a customized manner. Why this policy is required or needed? Let's see. Understand the background of the policy. I give you the latest report of 4 months, last 4 months. Means January 24 to April 24. There is a fact on record that Indian citizens suffered losses exceeding rupees 1,750 crore due to cyber criminal activities. Only in the last month, in the country, India, Indian citizens suffered losses exceeding 1,750 crore rupees. Cyber crime only. In India, there is an institution called Cyber Crime Coordination Center. Cyber Crime Coordination Center. In short, we call it I4C. 4 C's are there. Cyber Crime Coordination Center. This center has reported 740,000 complaints lodged on the National Cyber Crime Reporting Portal, which is managed by the Ministry of Home Affairs. 740,000 complaints in 4 months. Now, most victims fall prey to online investment fraud, gaming app, algorithm manipulations, illegal lending apps, sextortion, OTP scam. These are common. In 2023, the I4C reported 1 lakh investment fraud incidents in previous year. So, digital arrest resulted in a loss of 120 crore across 4,599 cases in the January to April 2024 only. Trading scams, 20,043 cases, leading to a loss of 1,420 crores to the cyber criminals. So this is a very alarming stage, because the way cyber crimes are increasing, मुझे हिंदी में ही बताना है, तो समझिए कि जिस तरीके से ये साइबर क्राइम जनवरी से अप्रैल 2024 तक में रजिस्टर हुए हैं, 1,750 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा के 7,40,000 से ज़्यादा कंप्लेंट्स हैं। अकेले 23 में 1 लाख इन्वेस्टमेंट फ्रॉड रजिस्टर हुए हैं, और अभी 4 महीनों में डिजिटल अरेस्ट जो है 120 करोड़ की अक्रॉस 4,599 केसेस। तो जिस तरीके से साइबर क्राइम इंडिया में बढ़ रहा है, उसकी स्पीड बहुत तेज है, रिजल्ट नेग्लिजिबल, क्योंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जो इनको कंट्रोल किया जा सके। अभी भी I4C डेटा कहता है कि इन्वेस्टमेंट स्कैम्स रिजल्टेड इन ए लॉस ऑफ 222 करोड़ across 62,687 कंप्लेंट्स। 62,787 कंप्लेंट में 222 करोड़ रुपए का लॉस तो ऑलरेडी हो चुका है। डेटिंग ऐप से 13.23 करोड़ का लॉस हो चुका है ऑलरेडी, जिसमें 1,725 कंप्लेंट्स रजिस्टर हुई हैं। कंप्लेंट्स रजिस्टर होने के बाद कितने केसेस में सॉल्यूशन मिला या कुछ रिकवरी हुई या साइबर क्रिमिनल्स अरेस्ट हुए, इसका डेटा बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं है। बट एवरी डे द कंप्लेंट्स आर रिपोर्टेड एंड रजिस्टर्ड।
क्योंकि फाइनेंशियल टॉल जो है टोटल साइबर क्रिमिनल्स की जनवरी से अप्रैल 2024 में 176 करोड़ तक की पहुंच चुकी है, जो लोगों को फाइनेंशियल लॉस हुआ। अब इसमें रेगुलेटरी बॉडी से ये I4C सेंटर कोऑर्डिनेट कर रहा है, जैसे RBI है, फिनटेक कंपनीज हैं, जिनसे कि इन साइबर क्रिमिनल्स पर लगाम लगे, ये मिसयूज ऑफ फंड्स करें, को बंद करें। लेकिन ऐसा अभी हो नहीं पा रहा है, क्योंकि इट कंटिन्यू टू मॉनिटर एंड डिस्टर्ब साइबर क्रिमिनल ऑपरेशंस इंक्लूडिंग ब्लॉकिंग स्काइप अकाउंट्स, गूगल, मेटा एडवर्टीजमेंट्स, SMS हेडर्स, SIM कार्ड्स, बैंक अकाउंट्स, ये सब करने के बावजूद भी कोई कंट्रोल नहीं हो पा रहा। पोजीशन ये है कि जो भी साइबर अटैक होता है किसी भी सिस्टम के लिए इतना डेंजरस है कि उसके रिजल्ट बहुत सीवियर होते हैं। An effective insurance policy is essential for businesses to manage the financial risk associated with the cyber incidents. टोटल सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाते हैं, तो साइबर पॉलिसी, अगर साइबर इंश्योरेंस लेते भी हैं लोग, तो करप्ट होने से तो नहीं रोक सकते। क्या होगा? इट हैज टू प्रोटेक्ट फाइनेंशियल लॉसेज ओनली, क्योंकि साइबर अटैक तो फिर भी होंगे। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के हमने जो पॉलिसी डिजाइन की, वो पॉलिसी IRDAI से अप्रूव है, लेकिन हमने उसको अभी कस्टमाइज बेसिस पर इस तरीके से लॉन्च किया है। ये आपको देखना होगा, ये स्पेशली आपको ध्यान में भी रखना होगा कि अभी जो पॉलिसी सेल की जा रही है उसमें केवल 2 प्लान है, प्लान A और प्लान B, और इन दोनों प्लान की फाइनेंशियल सम इंश्योर्ड लिमिट है। प्लान A केवल 1 लाख रुपए का है, प्लान B केवल 2 लाख रुपए का है। यानी कि इन दोनों प्लान का सम इंश्योर्ड फिक्स है, ना कम हो सकता है ना ज्यादा हो सकता है। इन दोनों प्लान का प्रीमियम भी फिक्स है, ना कम हो सकता है ना ज्यादा हो सकता है। ए प्लान का जिसमें कि 1 लाख का सम इंश्योर्ड है, प्रीमियम केवल 688 है। बी प्लान का जिसका सम इंश्योर्ड 2 लाख रुपए है, प्रीमियम केवल 1230 है। ये तो इनकी सम इंश्योर्ड और प्रीमियम लिमिट है। अब आते हैं कवरेज पर। हमने इनमें 10 कैटेगरी का कवरेज शामिल किया है, लेकिन प्लान ए में केवल 5 कैटेगरी का शामिल किया है। तो प्लान ए इस तरीके से देखा जाए तो उसका सम इंश्योर्ड भी आता है और रिस्क कवरेज भी आता है और ऑलमोस्ट प्रीमियम भी आता है। तो प्लान ए बहुत छोटा प्लान है, सिर्फ 1 लाख रुपए का 688 में, और उसमें केवल 5 तरीके की रिस्क कवर है, जिसमें कि थेफ्ट ऑफ फंड, आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर बुलिंग, स्टॉक और साइबर स्टॉकिंग और लॉस ऑफ रेपुटेशन, सोशल मीडिया, मीडिया लायबिलिटी एंड प्राइवेसी ब्रीच एंड डेटा ब्रीच बाय थर्ड पार्टी। बस फिर से समझ लीजिए, प्लान ए का सम इंश्योर्ड लिमिट 1 लाख रुपए है, प्रीमियम फिक्स है 688 रुपीज, कैटेगरी 5 के बेनिफिट कवर्ड हैं। इनमें 5 कैटेगरी हैं: थेफ्ट ऑफ फंड, आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर बुलिंग एंड साइबर स्टॉकिंग, सोशल मीडिया एंड मीडिया लायबिलिटी और प्राइवेट ब्रीच। तो ये सिर्फ 5 कैटेगरी का कवरेज प्लान ए में आप सेल कर सकते हैं। बहुत कम प्रीमियम का प्लान है, लेकिन बहुत कम सम इंश्योर्ड भी है। प्लान बी इससे डबल है, इसका सम इंश्योर्ड भी 2 लाख हो जाता है, प्रीमियम भी 1230 हो जाता है, और ये 10 के 10 कैटेगरी ऑफ बेनिफिट्स उसमें शामिल है। 10 के 10 कैटेगरी ऑफ बेनिफिट शामिल है, इसका मतलब प्लान बी इससे डबल हो गया, सम इंश्योर्ड भी डबल हो गया, प्रीमियम भी डबल हो गया। तो आज के डेट में जो आप साइबर सुरक्षा इंश्योरेंस पॉलिसी बेचेंगे, उनमें यही दोनों प्लान में से कोई सा भी प्लान आपको कस्टमर्स को बेचना है। अब ये जो पॉलिसी है, इसकी लैंग्वेज थोड़ी टिपिकल है, जार्गन है, टेक्निकल है, क्योंकि ये सारे वर्ड्स जो इसमें रिस्क कवरेज में शामिल हैं, ये आपके डे टू डे यूज की भाषा नहीं है, ना आप इस तरीके के बात अपनी वोकेबुलरी में यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, साइबर स्टॉकिंग
साइबर बुलिंग, प्राइवेसी ब्रीच, डेटा ब्रीच, आइडेंटिटी थेफ्ट, इस तरीके की वोकैबुलरी आपकी नॉर्मल लाइफ में यूज नहीं होती है। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ये जो टर्मिनोलॉजी है जो कि साइबर पॉलिसी में यूज की जा रही है, इन टर्म्स के मीनिंग क्या है, इनका कवरेज किस बेसिस पर डिसाइड होगा, कौन सा क्राइम है, साइबर क्रिमिनल इसको करते कैसे हैं, फिर इसकी क्या कवरेज की लिमिट होगी, ये टेक्निकल की आपको समझनी है। तो उसकी डिटेल में चलते हैं। सबसे पहला देखते हैं थेफ्ट ऑफ फंड। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि दो प्लान है, दोनों का सम इंश्योर्ड अलग अलग है, दोनों का प्रीमियम अलग अलग है, दोनों का कवरेज अलग अलग है। प्लान ए में केवल 5 है, प्लान बी में 10 है, लेकिन उन 5 में से जो शामिल हैं जैसे थेफ्ट ऑफ फंड, आइडेंटिटी थेफ्ट, या साइबर बुलिंग, या सोशल मीडिया, या प्राइवेट ब्रीच, इन 5 को समझना जरूरी है। तो मैं इंडिविजुअली हर कैटेगरी के बेनिफिट को एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपके लिए। फर्स्ट है थेफ्ट ऑफ फंड। थेफ्ट ऑफ फंड के माने है पैसा आपका, चाहे वो बैंक में हो, क्रेडिट कार्ड से जाए, डेबिट कार्ड से जाए, या मोबाइल वॉलेट से जाए। अगर आपके पैसे की चोरी होती है, आपका पैसा निकाल लिया जाता है, आपको पता भी नहीं लगता है, यू आर सडनली शॉक्ड व्हेन यू आर रिसीविंग द मैसेज योर अकाउंट इज जीरो, और ऐसा होता है। या ऐसा भी होता है आपको पता लगा कि आपको खटाखट मैसेज आए जा रहा है आपके बैंक अकाउंट से कि 3 बार ट्रांजैक्शन हो गया, 3 बार पैसा निकाल लिया गया और आपको पता ही नहीं कहाँ कौन निकाल रहा है, कहाँ से निकाल रहा है, कितना निकाल रहा है। इसको बोला जाता है थेफ्ट ऑफ फंड। इसमें इंश्योरेंस कंपनी ने आपको सिर्फ प्योर फाइनेंशियल लॉस पे करना है। लेकिन कैसे? ये थेफ्ट ऑफ फंड होगा कैसे? 2 तरीके से होता है नॉर्मली, फिशिंग और ईमेल स्पूफिंग। अब ये लैंग्वेज आपके लिए थोड़ी टिपिकल हो जाएगी, आप इसको ध्यान से सुनेंगे तभी समझ पाएंगे। ईमेल स्पूफिंग एक साइबर क्राइम है। ईमेल स्पूफिंग कैसे होता है कि कोई भी फॉर्जरी या रॉन्गफुल मैनिपुलेशन आपकी ईमेल का किया जाए। ईमेल से भी फॉर्जरी होती है, ईमेल पे भी आपको फ्रॉड मैसेज आते हैं, ईमेल से भी आपसे पैसा मांगा जाता है और आप दे भी देते हैं। इस तरह ऐसे लॉजिक दिए जाते हैं। आपको बड़ा सा लालच दिया जाएगा, आपका 5 लाख का इनाम निकला है, आप कोरियर चार्जेस 5,000 रुपये भेज दें या और अपना रजिस्टर्ड एड्रेस भेज दें, ये पार्सल हम आपको रवाना कर देते हैं। लालच आ गया, 5,000 रुपये भेज दिए और उसके बाद पता ठिकाना नहीं है कहाँ है, किसके पास गया है, कहाँ गया है। ये आम तौर पर होती है इंसिडेंट्स और बहुत हो रही है, स्पीड हो रही है, अक्रॉस द कंट्री हो रही है, हर कंट्री में हो रही है। तो ये जो ईमेल स्पूफिंग है, इसमें फॉर्जरी या रॉन्गफुल मैनिपुलेशन मेल के जरिए किया जाता है। दूसरा है फिशिंग। फिशिंग के मायने हैं अटेम्प्ट टू ऑब्टेन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, जैसे आपका यूजर नाम मांग लिया, पासवर्ड मांग लिया, क्रेडिट कार्ड की डिटेल मांग ली। और ज़्यादातर ये सीनियर सिटीजन के साथ किया जाता है या लेडीज के साथ किया जाता है। हाउस वाइफ्स जनरली उनसे मांगा जाता है तो OTP भी दे देती हैं, पासवर्ड भी दे देते हैं। या सीनियर सिटीजन्स हैं, उनसे कार्ड वगैरह की डिटेल मांगी, किसी भी तरीके से हम बैंक से बोल रहे हैं, आपका कार्ड रिवाइज होना है, आपके कार्ड की डिटेल बताइए, कार्ड नंबर दे दिया, सारी डिटेल दे दी। तो इस तरीके से 100 लोगों को अगर इस तरीके से किया, 100 में से 10 भी फंस गए तो उनका तो काम हो, 5 भी फंस गए तो भी काम हो। और ये अक्रॉस द कंट्री है, कोई पर्टिकुलर एरिया वाइज या जोन वाइज नहीं होता, रादर अक्रॉस द वर्ल्ड है। क्योंकि इस तरीके के साइबर क्राइम्स इतने डेवलप हो गए हैं, लोगों ने इतने मीडिया निकाल लिए हैं, इस तरीके की लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, जिससे कि आप इजीली ट्रैप हो जाते हैं।
ईमेल स्पूफिंग से भी साइबर क्राइम होगा, फोर्जरी होगी, रॉन्गफुल मैनिपुलेशन होगा। फिशिंग से भी आपसे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लेकर के आपके मनी को थेफ्ट कर लिया जाएगा, आपके फंड को थेफ्ट कर लिया जाएगा। तो ये जो थेफ्ट ऑफ फंड आपके बैंक अकाउंट से हो रहा है, क्रेडिट कार्ड से हो रहा है, डेबिट कार्ड से हो रहा है, मोबाइल वॉलेट से हो रहा है, इसमें इंश्योरेंस कंपनी ने आपको क्या देती है? आप अगर कोर्ट केस भी करते हैं, आपको पता भी लग जाता है पुलिस रिकॉर्ड से, तो भी रिकवरी नहीं हो रही है, आप पुलिस कोर्ट केस कर रहे हैं, तो आपको इंश्योरेंस कंपनी से क्या दे रही है? रीजनेबल फी है, प्रोसिक्यूशन और क्रिमिनल केस की चार्जेस। क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने केवल आपको फाइनेंशियल लॉस पे करना है, आपका कितना पैसा गया है, कैसे पे गया है, वो फाइनेंशियल लॉस है आपका। लेकिन उस पर जो आपकी रिकवरी के लिए जो खर्चे वगैरह हुए वो सब इंश्योरेंस कंपनी ने पे किए, बाकी तो आपकी गलती से गया है। ये ईमेल स्पूफिंग में आप बन गए हैं, फिशिंग में भी आप ही बन गए हैं। तो इस तरीके से थेफ्ट ऑफ फंड इज ए फ्रीक्वेंटली डन क्रिमिनल साइबर क्राइम, फ्रीक्वेंटली, एवरीवेयर। दिस इज वन क्राइम, थेफ्ट ऑफ फंड। इसके मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जिससे समझिए, और ये एक्चुअल एग्जांपल्स हैं, यानी कि जो कि लोगों के साथ हुए हैं, ये घटनाएं रियल रिपोर्टेड न्यूज़ हैं। देखिए, एक पॉलिसी होल्डर को एक इंजर्ड एनिमल की हेल्प करनी थी, क्योंकि रोड पे था, तो उसने एक एनिमल वेलफेयर एनजीओ को फ़ोन किया। उसको फ़ोन किया, उसने उसकी डिटेल मांगी, कौन सी जगह है, क्या आपका नाम है, क्या आपका पिन कोड है, आप हमें 5 रुपये भेज दीजिए, बस हम इसको यहाँ से हेल्प करने हमारी टीम आ जाएगी। तो वो जो 5 रुपये मांगेंगे, उसने अपने UPI बिल से 5 रुपये उसको भेज दिए, लेकिन उसके 5 रुपये के चक्कर में सारी डिटेल उसके पास पहुँच गई, और डिटेल के पहुँचने के बाद उसको मोबाइल के पास खटाखट 3 मैसेज आए, 3 ट्रांजेक्शन, और हर मैसेज में 25,000 रुपये उसके खाते से निकाल लिए गए विदाउट उसकी नॉलेज। अब कस्टमर ने बैंक से कांटेक्ट किया, ये फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शंस बैंक को बताया, बैंक ने साइबर सेल को फोन किया, RBI को फ़ोन किया, बस रजिस्टर हो गया, पैसा चला। दिस इज अ रियल रिपोर्टेड इंफॉर्मेशन। इसमें जो इंस्ट्रूमेंट है या मीडियम में फ्रॉड है वो UPI की इंफॉर्मेशन है, और ये फ्रॉड गुजरात में हुआ है, लॉस्ट लोकेशन इज गुजरात। इस तरीके से आपसे डिटेल ले ली, UPI की इंफॉर्मेशन ले ली, और सिर्फ 5 रुपये, जो कि आपको भी जेन्युइन लग रहा है हेल्प करने के लिए, 5 रुपये आपने दिए, लेकिन आपकी इंफॉर्मेशन सारी चली। दैट इज द वे हाउ द साइबर क्राइम स्टार्टेड। एक और एग्जांपल देखिए, रियल एग्जांपल। इन शॉर्ट, सम स्टॉप्ड वर्किंग सिम, जो मोबाइल में होता है, सिम स्टॉप्ड वर्किंग, and on a later date the insured discovered that there has been multiple UPI transactions from his account. अचानक किसी साइबर क्रिमिनल ने आपके मोबाइल की सिम हैक कर दी और सिम काम नहीं कर रही, लेकिन आपके मोबाइल पर मैसेज आ रहा है कि आपके खाते से पैसे निकाले जा रहे हैं, कई ट्रांजेक्शन किए गए और पैसे निकाले जा रहे हैं, सिम हैक हो गई। Insured file complaint with the bank and cyber cell. बैंक ने भी ट्रांजेक्शन चेक किए, वाकई ट्रांजेक्शन। इंश्योर्ड की जो सिम है उसको कॉपी कर लिया गया और उसका UPI डिटेल को हैक कर लिया गया। साइबर क्रिमिनल्स ने देखिए क्या किया, द इंश्योर्ड सिम वाज कॉपीड एंड हिज UPI डिटेल्स वर हैक्ड। Multiple attempts were made to transfer the amount from insured's UPI account and was later successful. लगातार एक के बाद एक ट्रांजेक्शन। Since the insured did not have active SIM, क्योंकि उसके पास एक्टिव सिम ही नहीं,
तो वो कुछ कर भी नहीं सकते। अब इसमें साइबर क्रिमिनल्स ने क्या यूज़ किया, मीडियम ऑफ फ्रॉड क्या है, नेट बैंकिंग या IMPS से उन्होंने पैसे निकाले, लॉस अमाउंट 1,45,000 रुपये, सिम को हैक कर लिया गया है कॉपी करके, और ये मल्टीपल ट्रांजेक्शन, दे आर द रियल ट्रांजेक्शन। ये केस रजिस्टर बैंक के पास। और देखिए एक केस, insured received a transaction alert from the bank for an amount of INR 1,15,000 from their account on registered phone number and mail ID. इंश्योर के पास मेल आईडी आया, फोन आया कि उसके खाते से 1,15,000 रुपये निकाल लिए गए। It was a direct merchant transaction from the OTP generated. OTP was generated and the debit card was in possession of the insured. डेबिट कार्ड जबकि इंश्योर्ड के ही पास है, OTP भी जनरेट हुआ है और डेबिट कार्ड के जरिए 1,15,000 रुपये निकल गए। इंश्योर ने डिस्प्यूट किया बैंक से कि ये फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन कैसे हो रहे हैं। बैंक ने उसका डेबिट कार्ड तो ब्लॉक कर दिया और उसको इन्फॉर्म किया कि उसके जो डेबिट कार्ड है उसका काउंटरफीट कार्ड बनाया गया है, डमी कार्ड बनाया गया। जब इंश्योर ने बैंक को इन्फॉर्म किया तो बैंक ने उसको कार्ड को ब्लॉक कर दिया, पुलिस अथॉरिटीज़ को भी इन्फॉर्म कर दिया, लेकिन फिर बाद में पता लगा कि उसका एक काउंटरफीट कार्ड बनाया गया है, डुप्लीकेट कार्ड क्लोन करके। कैसे किया गया, मीडियम ऑफ फ्रॉड क्या है, ट्रांजेक्शन क्लोनिंग ऑफ डेबिट कार्ड। ऐसे बहुत सारे क्लोनिंग होती है। आपके खड़े खड़े ATM में खड़े खड़े आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, आपके कार्ड की क्लोनिंग कर ली जाती है और क्लोन कार्ड से भी पैसा निकाल लिया जाता है। रियल इंसिडेंट्स, लॉस अमाउंट इज 1,50,000। एक और इंसिडेंट देखिए, इंश्योर्ड रिसीव्ड ए कॉल फ्रॉम a recorded line posing as MobiKwik, warning the customer of a fraudulent transaction of ₹57,000। MobiKwik नाम के फर्म से एक कॉल आई। They requested an OTP to cancel the suspicious transaction. Insured had received an OTP from MobiKwik, which he entered. उन्होंने OTP मांगा, उसने OTP एंटर कर दिया। लेटर इंश्योर्ड रिसीव्ड एन SMS फॉर कन्वर्टिंग ए ट्रांजेक्शन ऑफ INR 30,000 to an EMI। पता लगा कि उसके खाते में से 30,000 निकल करके किसी की EMI में जमा हो गई। EMI बैंक की EMI में जमा हो गई। इंश्योर ने पता किया ये क्या हो रहा है, ये 30,000 रुपये विड्रॉ हो गए खाते में से, OTP आया है पैसा और खाते में से पैसे भी निकले हैं। तो उन्होंने फर्म से पता किया, साइबर पुलिस को इंटीमेट किया, तो पता लगा कि MobiKwik वॉलेट अकाउंट से 30,000 रुपये आए। अब वो कैसे आएंगे, केस कितना इंटरेस्टिंग बनाया गया कि पैसे को किसी और नाम से लोन लेकर के और उस खाते में EMI जमा करेंगे। दिस अगेन दिल्ली NCR में हुआ है। तो इस तरीके की थेफ्ट ऑफ फंड के साइबर क्रिमिनल के पास कई तरीके, दे कैन स्टील योर मनी फ्रॉम योर बैंक अकाउंट, योर वॉलेट, योर डेबिट कार्ड, योर क्रेडिट कार्ड, and they are using these methods very frequently। ये सब तरीके से आजकल अप्लाई हो रहा है। दिस इज वन कैटेगरी। पहली कैटेगरी है थेफ्ट ऑफ, जो कि इस पॉलिसी में कवर्ड है, दोनों प्लान ए में भी है, प्लान बी में। दूसरी कैटेगरी पर आते हैं आइडेंटिटी थेफ्ट। आइडेंटिटी थेफ्ट के मायने क्या है, मेरी आइडेंटिटी कोई साइबर क्रिमिनल यूज कर रहा है और उसके जरिए वो मेरे को लॉस पहुंचा रहा है और उस लॉस को
मैं अगर इंश्योरेंस कंपनी को इंटीमेट कर रहा हूँ, पुलिस को इंटीमेट कर रहा हूँ 72 घंटे के अंदर, तो मेरे को इंश्योरेंस कंपनी केवल फाइनेंशियल लॉस को कंपनसेट करने के लिए पैसे दे रही है। लेकिन वो भी कैसे? जो क्रेडिट मॉनिटरिंग सर्विस पर हुई है, या प्रोसिक्यूशन ऑफ क्रिमिनल केस पर हुई है, या साइकोलॉजिकल असिस्टेंस एंड ट्रीटमेंट पर हुई है। जो खाता पैसा निकला है, खाते में से पैसा निकला, वो नहीं दे रही। केवल इनकी मॉनिटरिंग का खर्चा, या प्रोसिक्यूशन ऑफ क्रिमिनल केस का खर्चा, या साइकोलॉजिकल असिस्टेंट या ट्रीटमेंट का खर्चा। कैसे पॉसिबल है? मेरी आइडेंटिटी को कोई यूज कर, ये रियल ट्रांजेक्शन देखिए। इंश्योर्ड वाज कॉन्टेक्टेड बाय बैंक रिगार्डिंग द EMI पेमेंट ऑफ ए लोन अकाउंट। इंश्योर के पास फोन आया कि आपको आपकी EMI आपने जमा नहीं कराई। इंश्योर वाज नॉट अवेयर ऑफ एनी सच ट्रांजेक्शन एंड हैड फॉलन विक्टिम टू एन इंसिडेंट ऑफ आइडेंटिटी थेफ्ट whereby account was created in his name and the loan taken without his notice. His credit score was also infected due to the non-payment. देखिए क्या हुआ, मेरा किसी ने आधार ले लिया या मेरा ड्राइविंग लाइसेंस ले लिया, उसके बेसिस पर एक्स नाम के साइबर क्रिमिनल ने अपना बैंक खाता खोला और उसमें बैंक से लोन ले लिया। बैंक से लोन ले लिया, लोन चल रहा है, और लोन लेकर के उसने 3-4 किस्तें जमा भी नहीं कराई। अब बैंक के खाते में वो डिफॉल्टर हो गया। बैंक ने फोन किया, नाम मेरा है खाते में, लोन में भी नाम मेरा है, फ़ोन नंबर मेरा है, तो फ़ोन मेरे पास आएगा। अब मेरे पास फ़ोन आया कि आप खाते में जब पैसा नहीं जमा करा रहे हैं, आपकी EMI पे नहीं होगी, तो मेरे लिए तो सरप्राइज की बात है। मैंने तो लोन लिया ही नहीं, मैं कौन सी EMI पे करूँ? तो जो साइबर क्रिमिनल है उसने मेरी आइडेंटिटी चोरी करी, मेरे आधार कार्ड के बेसिस पर या मेरे ड्राइविंग लाइसेंस के बेसिस पर बैंक में खाता खुलवा लिया, बैंक में लोन भी ले लिया, और फिर बैंक में डिफॉल्टर भी हो गया, और सारे फॉर्म वगैरह कम्युनिकेशन भी हो गया, नॉन रिपेमेंट ऑफ क्वालिटी। और उसमें कौन सा मेथड यूज किया गया? मीडियम ऑफ फ्रॉड, ट्रांजेक्शन, बैंक फ्रॉड। साइबर क्रिमिनल ये भी कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी थेफ्ट। तीसरा देखिए, डेटा रेस्टोरेशन और मालवेयर डिकॉन्टेक्शन। मालवेयर नाम के वायरस वगैरह काफ़ी आपके डेटा में अगर आ जाते हैं तो वो डेटा कंटेमिनेटेड हो जाता है। उसको डीकंटेमिनेट कराने के लिए आपको IT एक्सपर्ट को पैसे देने पड़ते हैं, फीस देनी पड़ती है, और डाटा को क्लीन कराना पड़ता है। तो अगर आपके डेटा में वायरस डाल दिया गया और डेटा ही करप्ट हो गया, तो वो तो IT एक्सपर्ट ही उसको डीकंटेमिनेट कर सकता है। तो ये जो कॉस्ट डीकंटेमिनेशन पर खर्च होगी, IT एक्सपर्ट को देने में खर्च होगी, इंश्योरेंस कंपनी ये पे करेगी इस कैटेगरी में। जबकि कोई साइबर इंसिडेंट हुई है, उसमें आपका डेटा को रिस्टोर किया गया है, डीकंटेमिनेट किया गया है और क्लीन किया गया है, जिससे कि डेटा को मालवेयर से सेव किया जा सके। अदरवाइज सारा का सारा करप्ट हो जाएगा, सॉफ्टवेयर ही पूरा करप्ट कर देगा। तो ये डेटा रजिस्ट्रेशन एंड मालवेयर कंटेमिनेशन डिस्क्रिमिनेशन कवर्ड अंडर दी पॉलिसी। नेक्स्ट कैटेगरी है साइबर बुलिंग और साइबर स्टॉक एंड लॉस ऑफ रेपुटेशन। अब इस तरीके की लैंग्वेज तो आप यूज करते थे ना, आपके डे टू डे यूज में आती है, लेकिन इस तरीके के क्राइम बहुत होते हैं, और क्राइम में इंश्योरेंस कंपनी ने आपको केवल कॉस्ट ऑफ एक्सपर्ट टू रिस्टोर योर रेपुटेशन देना है, या सिविल प्रोसीडिंग्स में आपका जो खर्चा हुआ है साइबर बुलिंग पर या साइबर स्टॉकिंग पर को देना। अभी साइबर बुलिंग है क्या? साइबर बुलिंग के मायने हैरासमेंट, डिफेमेशन ऑफ कैरेक्टर और थ्रेट ऑफ वायलेंस। आपके डिवाइसेस पर आपके MMS बना दिए गए, और आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इतना मिसयूज हो रहा है कि किसी की भी बॉडी पर आपकी शक्ल लगा दी, किसी की आवाज़ को आपकी आवाज़ में टोन कर दिया गया और आपके घर में फ़ोन करके आपसे पैसे मांग दिए गए, आपके फैमिली मेसेज से या किसी से, या
गलत वीडियो बना करके आपका हरास किया जा रहा है, धमकियाँ दी जा रही हैं, डिफेम किया जा रहा है, थ्रेट ऑफ वायलेंस दी जा रही है। ये सब साइबर बुलिंग फ्रीक्वेंट है, सब जगह है। विक्टिम्स वो लोग हैं, बच्चों तक को धमकाया जाता है, लेडीज़ के साथ होता है, सीनियर सिटीजन्स के साथ होता है। और ये हैरेसमेंट, डिफेमेशन ऑफ कैरेक्टर के नाम पर तो कोई भी, अगर आप किसी गलत कंडीशन में पाए गए, उसका वीडियो बना दिया गया है या किसी और की बॉडी पर लगा करके बॉडी वीडियो बना दिया गया है, ये ज़्यादा तो सेलिब्रिटीज़ के साथ होता है, ब्लैकमेल किया जाता है क्रिकेटर्स को, फिल्म स्टार्स को। बहुत ज़्यादा MMS वगैरह, बहुत ज़्यादा ऐसे वीडियोज़ आपने देखे होंगे जो इसी काम के लिए किए जाते हैं। और ये हनी ट्रैप केसेस में ज़्यादा यूज होते हैं। हरासमेंट, डिफेमेशन ऑफ कैरेक्टर एंड थ्रेट ऑफ वायलेंस, ये तीनों तरीके के क्राइम साइबर बुलिंग के हैं। और अगर ये रिपीटेडली यूज हो रहे हैं, रिपीटेड यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन फॉर हरासमेंट, ये कम्युनिकेशन चाहे वो व्हाट्सएप के जरिए हो, यूट्यूब के जरिए हो, किसी भी तरीके से आपको अगर रिपीटेडली यूज किया जा रहा है तो इसको साइबर स्टैकिंग। तो बोथ साइबर बुलिंग एंड साइबर स्टैकिंग आर कवर्ड अंडर दिस प्लान A and plan B। प्लान A में भी साइबर बुलिंग और साइबर स्टैकिंग कवर्ड है। डेटा रजिस्ट्रेशन कवर्ड नहीं है, लेकिन साइबर बुलिंग और साइबर स्टैकिंग प्लान A में भी। नेक्स्ट इज साइबर एक्सटॉर्शन। अब ये साइबर एक्सटॉर्शन क्या है? अगर साइबर एक्सटॉर्शन हुआ है तो इंश्योरेंस कंपनी ने कोई रीजनेबल एंड नेसेसरी कॉस्ट जो उस रिजॉल्व साइबर एक्सटेंशन के लिए खर्च हुई है, या कोई रैंसम पे जो कोई कंसेंट से आपकी इंश्योरेंस कंपनी की मर्जी से खर्चा हुआ है, सिर्फ वो फाइनेंशियल पे करना है। लेकिन साइबर एक्सटॉर्शन है क्या, किस तरीके का क्राइम? एनी क्रेडिबल एंड अनलॉफुल थ्रेट और सीरीज ऑफ थ्रेट बाय ए थर्ड पार्टी एक्सटर्नलिस्ट against you with the intention to cause harm or damage to your data on your personal device or your personal device in order to extract a extortion ransom from you by use of person। धमकी दे करके आपके डिवाइस से कुछ भी ऐसा डेटा ले लिया या आपके डिवाइस की इंफॉर्मेशन ले ली और उसके बल पर आपको धमकाया जा रहा है, आपको खिलाफ आपकी रेपुटेशन को लॉस पहुंचाया जा रहा है, सीरीज ऑफ थ्रेट दी जा रही है, ये साइबर एक्सटॉर्शन कहलाता है। और इस तरीके की इंस्टेंस तब होती है जब डिवाइसेस की इंफॉर्मेशन जा रही है। जैसे आपके घरों में म्यूजिक वगैरह आप सुनते हैं, एलेक्सा यूज करते हैं। अब एलेक्सा पर भजन वगैरह सुन रहे हैं, पूरा वो चलता ही रह गया, ऑफ नहीं किया, तो उसमें सारी इंफॉर्मेशन जा रही है और वो सब रिकॉर्ड हो रही है। या आप गूगल असिस्टेंट यूज़ करते हैं, तो गूगल असिस्टेंट से आपने ओपन छोड़ा हुआ है तो उस पर सारी इंफॉर्मेशन जा रही है, रिकॉर्ड हो रही है। और गूगल के पास आपकी हर तरीके की इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड है। जितने भी आप अपने पर्सनल फोटोज, अपनी इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया साइट पर डालते हैं, उस सब के हिसाब से आपको आपका गूगल मंथली टाइमर, मंथली विजिटेड प्लेस की डिटेल आपको भेज देता है। इसका मतलब आपकी हिस्ट्री है। तो इस तरीके की इंफॉर्मेशन का जब कोई साइबर क्रिमिनल मिसयूज करता है, गूगल तो नहीं करेगा, रेपुटेड कंपनी, तो आपके और गूगल के बीच रहेगा। बट एनी थर्ड पर्सन इज टेकिंग दैट इंफॉर्मेशन ऑफ डेटा एंड ही और सी इज मिसयूजिंग दैट इंफॉर्मेशन, देन इट इज कॉल्ड साइबर एक्सटॉर्शन। नेक्स्ट, ऑनलाइन शॉपिंग आजकल बहुत ज़्यादा होती है, हम और आप भी करते हैं, खूब करते हैं। लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग में नॉर्मली क्या होता है, पेमेंट कार्ड होता है, क्रेडिट या डेबिट कार्ड,
या मोबाइल वैलेट, आपको डिसऑर्डिनेटली इंड्यूस्ड किया जाता है पहले किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, रेट भी कम बता करके, बहुत सुंदर सा फोटो भी दे करके, और जब शॉपिंग के लिए आप एग्री हो जाते हैं आपसे वो अमाउंट मांगा जाता है। द मोमेंट आपने अमाउंट पे कर दिया उसके बाद आप जो भी इन्फॉर्मेशन मांगेंगे या डिटेल मांगेंगे, फ़ोन करेंगे, कोई भी रिप्लाई नहीं है, क्योंकि ये ऑनलाइन शॉपिंग में ऑथराइज कंपनीज के थ्रू आप कर रहे हैं तो ठीक है। और अगर वो अनऑथराइज हैं तो वो जो भी पर्सन उनको हैंडल कर रहे हैं, नॉर्मली ऐसी जगह को गर्ल्स को बैठा देते हैं और गर्ल्स को जो जॉब दिया जाता है वो अपनी ड्यूटी कर रही होती है, लेकिन वो ड्यूटी उन्हें पता ही नहीं कि ये क्राइम हो रहा है, उनको तो जो ड्यूटी दी गई वो कर रही है। अब इस तरीके से पेमेंट कार्ड के जरिए, क्रेडिट या डेबिट कार्ड के जरिए, मोबाइल वॉलेट से पेमेंट तो चला गया, लेकिन ना तो वो प्रोडक्ट आ रहा है, ना आपको उसकी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, ना कुछ बताया जा रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको रीजनेबल अटेम्प्ट करने पड़ेंगे टू सीक और रिकवरी और रिफंड फ्रॉम द थर्ड पार्टी। फ्रॉड तो हो चुका, फिर आप फ्रॉड इवेंट को रिपोर्ट करेंगे और इस केस बनेगा, उसको भी इंटीमेशन देनी पड़ेगी। लेकिन ये सारी इंफॉर्मेशन के बाद जो भी आपको जो फाइनेंशियल लॉस हुआ है वो फाइनेंशियल लॉस पे नहीं होगा। एनी डायरेक्ट एंड प्योर फाइनेंशियल लॉस सस्टेन्ड बाय यू ड्यू टू ट्रांजेक्शन ऑफ इतना, उसमें जो कितना खर्चा हुआ है, कितना एक्चुअल फाइनेंशियल लॉस हुआ है, इंश्योरेंस कंपनी उस ऑनलाइन शॉपिंग के कैटेगरी में कंपनसेशन पे करेगी। और ये सबसे ज़्यादा हो रहा है आजकल, खासतौर से इन्वेस्टर से ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि शॉपिंग ज़्यादातर वो शोरूम में जा कर के या डिपार्टमेंटल स्टोर में जाने के बजाय ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद करती है। फ़ोटोज़ इतने सुंदर होते हैं कि उसे रियलिटी का पता ही नहीं लगता है। नेक्स्ट, ऑनलाइन से ऑनलाइन शॉपिंग और ऑनलाइन सेल, ये दोनों अलग अलग हैं। एक में खरीदना है, एक में बेचना है। आप अपना सामान ऑनलाइन सेल भी करते हैं, OLX पर डाल दिया इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल वाइस वर्सा ऑनलाइन शॉपिंग का आपने डाल दी, आपको कह दिया कि ये सामान भिजवा दीजिए, इस एड्रेस पर भिजवा दीजिए। बायर को डिलीवरी करते ही पेमेंट कर दिया जाएगा, बायर कर देगा। तो इस तरीके की इंडेमनिफाई करती है इंश्योरेंस कंपनी, बशर्ते कि डायरेक्ट इनको फाइनेंशियल लॉस हुआ हो, जबकि आप कोई नॉन कमर्शियली गुड्स को सेल कर रहे हैं, तो डिसऑनेस्ट और फ्रॉडलेंट मीन्स तो यूज़ होगी, उस पर कोई फिजिकल कंट्रोल किसी का होगा नहीं। ऐसे केसेस में क्या होगा? रिकवरी पॉसिबल है नहीं, क्योंकि अटैम्प्ट जितने भी किए जाते हैं वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन करने के लिए, रजिस्टर करने के लिए, पोर्टल पर पुलिस को इंटीमेशन देने के लिए, जिससे कि अप्रूव हो सके कि हाँ हमारे साथ ऑनलाइन सेल में ये फ्रॉड हुआ है। तो उससे अगर ऐसे लॉस हुआ है ऑनलाइन सेल में, ये कैटेगरी भी अपने क्लास में कवर्ड है। सोशल मीडिया एंड मीडिया लाइबिलिटी, हर व्यक्ति सोशल मीडिया पर अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन देता है। आप कहाँ हैं, सेल्फी लेके डाल दिया, कहाँ घूम रहे हैं, वीडियो बना के डाल दिया, घर में लॉक लगाया कि अपनी इंफॉर्मेशन पहुँचने वालों तक पहुँच जाती है। तो इस सारी इंफॉर्मेशन का जो मिसयूज़ होगा वो किस पर्पज़ के लिए होगा? ब्रीच ऑफ कॉपीराइट हो सकता है, टाइटल हो सकता है, स्लोगन हो सकता है, ट्रेडमार्क हो सकता है, ट्रेड नेम हो सकता है, सर्विस मार्क, सर्विस नेम और डोमेन नेम, सोशल मीडिया साइट से रिलेटेड क्राइम है ये। ब्रीच और इंटरफियरेंस ऑफ प्राइवेसी राइट्स हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें पॉसिबल है सोशल मीडिया साइट्स पर। और एक एक नाम से कितने ही फर्जी सोशल मीडिया साइट्स के अकाउंट चल रहे होते हैं। आपको असली पर्सन का सोशल मीडिया अकाउंट पता भी नहीं लग पाता, इतने अकाउंट चल रहे होते हैं।
तो वहाँ कॉपीराइट का भी, टाइटल का भी, ये सारे ब्रीच हो रहे होते हैं। तो यहाँ भी इंश्योरेंस कंपनी केवल लीगल कॉस्ट इनकर्ड बाय यू रिजल्टिंग फ्रॉम द थर्ड पार्टी क्लेम पे की जाएगी। ये जो ऑनलाइन मीडिया एक्टिविटीज़ हैं, इनमें कोई भी टेक्स्ट, इमेज, वीडियो और साउंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय योर वेबसाइट, सोशल मीडिया प्रेजेंस और ईमेल, इन सब पर की गई एक्टिविटी शामिल है। क्योंकि सोशल मीडिया की साइट्स ही अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड। नॉर्मली तो गिनी चुनी सोशल मीडिया साइट जो कि सभी यूज़ करते हैं, फेसबुक है, लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम है, पिंटरेस्ट है, थ्रेड है, आजकल ट्विटर का नाम एक्स हो गया है, ट्विटर है। ये तो बहुत ज़्यादा नंबर में यूज होने वाली साइट्स हैं। इनके अलावा भी और सोशल मीडिया साइट्स हैं और सभी पर क्राइम होना पॉसिबल है। देन नेटवर्क सिक्योरिटी लायबिलिटी, आपके सिस्टम की, आपके डिवाइसेस की, आपके नेटवर्क की सिक्योरिटी खतरे में आ जाती है। कैसे? नेटवर्क को डैमेज होता है, अल्ट्रेशन हो सकता है, डिस्ट्रक्शन हो सकता है, थेफ्ट ऑफ डेटा हो सकता है, DOS अटैक्स हो सकता है ऑन थर्ड पार्टी कंप्यूटर सिस्टम। तो ये नेटवर्क की सिक्योरिटी जब खतरे में आ गई तो उसकी लायबिलिटी को रिस्टोर करने के लिए आप जो भी लीगल कॉस्ट इनकर करेंगे वो इस अकाउंट में पेबल होगी। Pay any sum for which you are legally liable arising from a third party claim for a cyber incident on your personal devices that you failed to prevent and which has caused damage, alteration, destruction, theft of data, DOS attack. This is ninth category. Tenth है privacy breach and data breach. अब ये भी इस तरीके का साइबर क्राइम है कि जिसमें इंश्योरेंस कंपनी लीगल कॉस्ट तो पे कर देगी, जिसके लिए भी आप लीगल लायबल हो। लेकिन प्राइवेसी ब्रीच से या डेटा ब्रीच से जो नुकसान हो रहा है, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन जो जा रही है, वो रिस्टोर नहीं हो पाती। तो ये होता भी बहुत ज़्यादा है प्राइवेसी ब्रीच और डेटा ब्रीच, लेकिन ये साइबर इंश्योरेंस का पार्ट है एंड दिस इज इंडेमनिफाइड। अभी केवल 10 ही रिस्क की गई हैं, हालांकि पॉलिसी में प्राइवेसी ब्रीच, डेटा ब्रीच, लायबिलिटी बाय थर्ड पार्टी भी शामिल है और स्मार्ट होम कवर भी शामिल है। लेकिन इनमें दोनों प्लान्स में केवल 10 कवर रखे हैं और इनमें ये स्मार्ट होम कवर और प्राइवेसी ब्रीच दोनों को शामिल कर लिया गया है। ऑनलाइन सेल नहीं है इसमें और ऑनलाइन परचेज वाला सेक्शन नहीं है। प्राइवेसी ब्रीच और स्मार्ट होम कवर दोनों को शामिल कर लिया गया है। लेकिन पॉलिसी जो डिज़ाइन की गई है, पॉलिसी में ये रिस्क ऑलरेडी शामिल है। अभी पॉलिसी इसलिए नहीं सेल की जा रही है कि ऑन पायलट बेसिस ये जो दोनों कस्टमाइज प्लान बनाए गए हैं वो ही मार्केट में सेल होंगे, जिसमें सम इंश्योर्ड भी लिमिटेड रहेगा, प्रीमियम भी फिक्स रहेगा और कवरेज भी लिमिटेड रहेगा। हालांकि ये स्मार्ट होम कवर जो है इसमें भी किसी भी घर के जो डिवाइसेस हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, अगर वो डिकंटेमिनेट हो जाते हैं या डिवाइस ही डैमेज हो जाता है तो उसको रिस्टोर करने के लिए जो भी IT एक्सपर्ट को खर्चा होगा उसकी फीस तो दी जाएगी, वो पे ये शामिल है। प्राइवेसी ब्रीच एंड डेटा ब्रीच भी शामिल है। तो 10 कैटेगरीज में शामिल की गई। लेकिन क्या कवर नहीं है ये समझना इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इंसेप्शन पॉलिसी इंसेप्शन से पहले अगर कोई लॉस हुआ तो वो इसमें शामिल नहीं होगा, कंपनी उसे पे नहीं करेगी।
और अगर कोई इंटेंशनल या मैलिशियस या डिसऑनेस्ट तरीके से इंश्योर्ड की गलती से कोई लॉस हुआ है वो भी पेबल नहीं होगा। अगर कोई ओमिशन हुई है, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है या कोई प्रोफेशनल है, तो खुद की ओमिशन कवर नहीं है। कोई किसी टेंजिबल प्रॉपर्टी को लॉस हुआ है या कॉन्सिक्वेंशियल लॉसेज हुए हैं वो भी कवर नहीं है। टेंजिबल मीन्स विच इज इन एग्जिस्टेंस, क्योंकि साइबर क्राइम है, ये तो ऑनलाइन ही होते सारे, सोशल मीडिया पर, मेल पर, डिवाइसेस पर। कोई बॉडीली इंजरी कवर नहीं होगी, मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ थेफ्ट, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ एनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कवर नहीं होगा। इंश्योर्ड वर्सेज इंश्योर्ड, दिस इज समथिंग इम्पॉर्टेंट। इसके मायने हैं कि दो पर्सन ने पॉलिसी ली हुई है और दोनों को एक दूसरे से कनेक्टेड को अगर कोई लॉस हुआ है तो वो दोनों एक दूसरे की पॉलिसी में क्लेम ना करके अपनी अपनी पॉलिसी में क्लेम करें। दिस इज समथिंग लाइक नॉक फॉर नॉक एग्रीमेंट। कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी कवर नहीं है। बैटरमेंट के लिए डेटा को या डिवाइस को अगर कोई कॉस्ट इनकर की गई है तो वो भी कवर नहीं होगा। क्रिप्टो करेंसी का लॉस कवर नहीं होगा। क्रिप्टो करेंसी में आते हैं बिटकॉइन, इथेरियम, रिपल, IoT, ये कवर नहीं होगा। एंड गैम्बलिंग, जो भी गैम्बलिंग है, चाहे वो एप्स के जरिए हो या सोशल मीडिया साइट पर हो, दैट इज ऑप्शन नॉट कवर। अब कंपनी की तरफ से रेस्ट्रिक्शन ये है कि लॉस विद इन 72 आवर्स रिपोर्ट हो जाना चाहिए। अगर ये लॉस रिपोर्ट हो जाता है तो जितने भी कंसर्निंग पोर्टल्स हैं, अथॉरिटीज़ हैं, उनको रिपोर्ट किया जा सकता है। साइकोलॉजिकल असिस्टेंस एंड ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। मैक्सिमम 10 आवर्स का साइकोलॉजिकल असिस्टेंस है, पर आवर 800 विद इन सम इंश्योर्ड ऑफ सेक्शन कवर्ड ट्रीटमेंट है। ये भी पॉलिसी पार्ट है। पॉलिसी इंडिविजुअल बेसिस पर या फैमिली बेसिस पर इशू की जा सकती है, लेकिन अभी पॉलिसी इशू नहीं की जा रही है, इसलिए ये इन दोनों प्लान पर लागू नहीं होगा, क्योंकि अभी तो केवल कस्टमाइज्ड प्लान ही सेल किए जाएंगे और कस्टमाइज्ड प्लान में कुछ भी चेंज की पोजीशन नहीं है। जो फिक्स है वही रहेगा। पर सेक्शन सम इंश्योर्ड भी चेंज नहीं होगा, टोटल सम इंश्योर्ड भी नहीं होगा। अदरवाइज प्लान ये किया गया था कि सम इंश्योर्ड रेंज 10,000 से लेकर के 1 करोड़ तक की पॉलिसी। सूनर और लेटर ये पॉलिसी लॉन्च होनी है। अभी ये ट्रायल बेसिस पर किया गया है। अभी ट्रायल बेसिस पर, क्योंकि पिछले महीने लॉन्च किया गया है, तो इसलिए ये जो कस्टमाइज्ड प्लान बनाए गए 1 लाख और 2 लाख के, इनके रेस्पॉन्स पर डिपेंड करेगा और फिर इसके पॉलिसी का कवरेज का बढ़ता जाएगा, क्योंकि डिमांड विल क्रिएट द नेसेसिटी ऑफ द हायर कवरेज। तो एक बार ये फिर से समझना आपके लिए जरूरी हो जाता है कि प्लान बी में तो ये सारी की सारी 10 कैटेगरी शामिल हैं, लेकिन प्लान ए में केवल 5 कैटेगरी शामिल हैं। सम इंश्योर्ड लिमिट 1 लाख ही है, प्रीमियम 688 ही है, तो प्लान ए छोटा रहेगा, प्लान बी उसका डबल रहेगा। अब इसमें पॉलिसी में जो प्रोविजन कर रखे हैं उनमें फैमिली डिस्काउंट, डायरेक्ट डिस्काउंट, डिडक्टिबल्स, फ्लोटर सम इंश्योर्ड, ये सब शामिल है। इसके अलावा मेथड्स भी हैं जिनकी की ज़रूरत पड़ती है इंश्योर्ड को, वो भी ऑनलाइन प्रोसेस के साथ देने ज़रूरी है पॉलिसी में। और किस तरीके के क्लेम के टाइम पर डॉक्यूमेंट्स की डिमांड रहेगी वो भी डिफाइंड है, क्योंकि हर कैटेगरी का जो लॉस है उसका नेचर अलग है। थेफ्ट ऑफ फंड में आपका वॉलेट से, आपके मनी से, आपके डेबिट कार्ड से पैसा जा रहा है, डेबिट या क्रेडिट कार्ड से। आइडेंटिटी थेफ्ट में आपकी आइडेंटिटी को मिसयूज करके क्राइम किया जा रहा है। आपके नाम से खाते खोले जा रहे हैं, आपके नाम से बैंक लोन लिया जा रहा है, आपके नाम से लोन डिफॉल्टर बन रहे हैं, वह नेचर अलग हो जाता है। डेटा रेस्टोरेशन में आपके जो डिवाइसेज हैं उन पर जो भी डेटा है उसको कंटेमिनेट किया जा रहा है, उसको मालवेयर किया जा रहा है, उसमें आपको डिकंटेमिनेट कराने की कोशिश करनी पड़ेगी। साइबर बुलिंग में, साइबर स्टॉकिंग में आपको रिपीटेडली थ्रेट किए जा रहे हैं, हरासमेंट किया जा रहा है,
आपको वायलेंस की थ्रेट दी जा रही है। तो ये जो उसके डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होंगे, ईमेल भी हो सकता है, कॉपी ऑफ स्क्रीनशॉट ऑफ अनलाइज्ड कंटेंट्स भी हो सकता है, वीडियो या व्हाट्सएप मैसेज भी हो सकता है, हरासमेंट नोट भी हो सकता है। ये ऑन रिकॉर्ड लाना पड़ेगा क्लेम के टाइम पर, जिससे पता लगेगा कि इस तरीके की इंसिडेंट एक्चुअली हुई है। मतलब तो ये समझ में नहीं आएगा कि क्राइम कौन सा है, किस कैटेगरी में पेबल है। साइबर एक्सटॉर्शन में देना है इसको, ऑनलाइन शॉपिंग में देना है, ऑनलाइन सेल में देना है, सोशल मीडिया या मीडिया लाइबिलिटी में देना है, ये डिफाइन होना जरूरी है। तो उसकी आइडेंटिटी इस बेसिस पर होगी कि जिस कैटेगरी का लॉस है उसी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट या डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मांगे जाएंगे और उनके बेसिस पर क्लेम चलेगा। लेकिन इंडिविजुअल कैटेगरी में भी जिस तरीके के डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें नॉर्मली साइबर सेल को और पुलिस को तो इंटीमेशन जाती है। ज़्यादातर केसेस में कोर्ट केस भी होंगे, वहाँ की लाइबिलिटी हो सकती है, वहाँ की लाइबिलिटी के ऑर्डर भी हो सकते हैं। स्कैमर्स ईमेल को यूज़ करेंगे, ईमेल का फोटोग्राफ भी देंगे, इसमेल पे यूट्यूब भी देंगे या मतलब वीडियो भी देंगे, तो वो सब भी प्रूफ होगा। ईमेल कॉरेस्पॉन्डेंस विद द क्रेडिट कार्ड कंपनी भी हो सकता है, क्रेडिट कार्ड के बिल भी हो सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट्री प्रूफ अमाउंट ऑफ लॉस असेस करने में हेल्प करेंगे और ये ज़रूरी है। अब आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ये जो प्रोडक्ट आप सेल करेंगे ये लाइव है नोवा CBS और एमनोवा पर। नोवा CBS और एमनोवा पर लाइव कर दिए गए हैं, जिससे आपको सेल में आसानी हो। So with the recent threats of cyber attacks and data security concerns, this product will be a game changer by providing a comprehensive cover for all type of cyber risks. हमारा प्लान का सम इंश्योर जरूर छोटा है, प्लान का प्रीमियम जरूर लिमिटेड है, लेकिन कैटेगरी ऑफ बेनिफिट्स उसमें 5 और 10 हैं। तो जो 2 लाख का कवरेज है उसमें भी 10 कैटेगरी ऑलरेडी कवर्ड है। इसलिए 10 कैटेगरी में से किसी भी कैटेगरी में लॉस हो रहा वो उनमें पेबल रहेगा। इसका मतलब है कि ये जो पॉलिसी है इट कैन प्रूव ए गेम चेंजर। कैसे कि कस्टमाइज कवर हैं जो डिज़ाइन किए गए अभी, उसमें ये सुविधा दी गई कि बहुत थोड़े से प्रीमियम पर बहुत बड़ा कवरेज कस्टमर को दिया जा सकता। क्योंकि आजकल हर व्यक्ति इंटरनेट यूज़ कर रहा है, और इंटरनेट किस पर यूज़ कर रहा है? लैपटॉप, स्मार्ट वॉच, डेस्कटॉप, मोबाइल फोन्स, इन सब पे इंटरनेट यूज है। With such a drastic increase in internet users, so is the increase in cyber threats. जिस रफ्तार से इंटरनेट और इंटरनेट यूजर्स बढ़ रहे हैं उसी रफ्तार से साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं, और साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं उसी हिसाब से साइबर क्रिमिनल बढ़ रहे हैं। तो हर एक को तो एजुकेट नहीं किया जा सकता, हर एक को इन साइबर क्राइम्स की इंफॉर्मेशन या मेथोडोलॉजी भी नहीं समझाई जा सकती। क्योंकि पुलिस जब रिपोर्ट होती है कोई भी इंसिडेंट, उसका कोई कल्प्रिट अगर पकड़ में आता है तो उससे मोडस ऑपरेंडी पहले पूछती है कि आप इसको किस तरीके से करते हैं, आपने पैसा कैसे निकाला, किस तरीके से आपने OTP मांगा, उनके OTP नहीं देने पर भी आपने कैसे फंड को गायब कर दिया। ये मोडस ऑपरेंडी पुलिस को भी नहीं मालूम है। पुलिस भी साइबर क्रिमिनल से नॉलेज लेकर कर रही। तो अभी इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना सिस्टम है नहीं कि ये सब चीज़ें रोकी जा सके, इसलिए डिमांड ज़्यादा, और डिमांड ज़्यादा तो पॉलिसी की डिमांड ज़्यादा होगी, पॉलिसी भी सेल होगी। एवरी थर्ड पर्सन इज द विक्टिम। आप किसी भी एरिया में चले जाएंगे, आपको साइबर क्राइम की दो चार इंसिडेंट आपको हर एरिया में पता लग जाएंगे, किस तरीके से
किसी के साथ साइबर स्टॉकिंग हो रही है, किसी के साथ एक्सटॉर्शन हो रहा है, किसी के साथ ईमेल पर ही बेवकूफ़ बना जा रहा है, किसी के खाते में से थेफ्ट ऑफ फंड हो रहा है, किसी की आइडेंटिटी चुराई जा रही है। ऑल दिस थिंग्स आर वेरी कॉमन। तो प्लान छोटे ज़रूर हैं, बट दे आर इन डिमांड। यू डोंट नीड टू क्रिएट ए डिमांड। आप इनमें से प्लान ए या प्लान बी, क्योंकि बहुत छोटे प्रीमियम के हैं, बहुत छोटे सम इंश्योर्ड के लिए हैं, किसी भी कस्टमर को सेल कर सकते हैं। अब आपके सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चंस? मीन्स जीएसटी उन्होंने लिखा तो नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से प्रीमियम फिक्स इतना ही है, इस पर जीएसटी एक्स्ट्रा नहीं। लिखा है क्या? आर यू श्योर? ओके, ओके, एग्री। इन दैट केस द जीएसटी एट द रेट ऑफ 18% विल बी एप्लीकेबल। तो 688 पर और 1230 पर 18% जीएसटी लगा करके सम इंश्योर्ड लिमिट यही रहेगा, प्रीमियम में जीएसटी ऐड हो जाएगा। दैट्स ऑल। और कोई डाउट?